अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई के लिए ये हफ्ता बहुत भारी गुजरा। एक के बाद एक 3 अहम तरीन मुकदमात में सज़ाएं सुना दी गई। अब साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट पब्लिक करने और कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने के जुर्म में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। फिर तोशाखाना केस की बारी आई, उसमें बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को करप्शन के जुर्म में 14-14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई जाती है। और इसके बाद आज हमने देखा कि इद्दत के दौरान निकाह के केस में दोनों को 7-7 साल कैद सजा सुना दी जाती है, क्योंकि अदालत में यह साबित हो गया कि निकाह गैर शरई और गैर कानूनी है, क्योंकि वो इद्दत के दौरान किया गया था। अब नाज़रीन, इलेक्शन से चंद दिन पहले बानी तहरीक इंसाफ के इन अहम तरीन मुकदमात में सजाओं के बाद कुछ सवालात खड़े हो गए हैं। एक तो ये कि पार्टी के लीडर की कन्विक्शन का उसके वोट बैंक पर क्या असरात होते हैं, फिर क्या वोटर मजीद मुतहर्रिक हो जाता है जैसा कि पीटीआई वाले दावे कर रहे हैं, या फिर वोटर डिस्करेज हो जाता है क्योंकि कोई वाज़ेह लीडरशिप मैदान में नजर नहीं आ रही। और सबसे अहम सवाल यह है कि पीटीआई ने जिन बुनियादों पर अपना नैरेटिव बनाया, करप्शन के खिलाफ हरीफ लीडर्स के खिलाफ मुहिम चलाई, चोर डाकू के सर्टिफिकेट बांटे, फिर रियासत मदीना की बातें करके रिलीजियस सेंटिमेंट अपनी तरफ माइल किया। अब जबकि करप्शन और गैर शरई निकाह केस में सजाएं हो गई हैं, तो क्या ये सजाएं तहरीक इंसाफ के बयानी को कमजोर करेंगी? क्या वोटर सपोर्टर अब इस बयानी को क्रिटिकली एग्जामिन करेगा? और जिस तरह सोशल मीडिया पर एक जोशो जज्बा नजर आता है, क्या ऑन ग्राउंड इंतखाबात के दिन ये जज्बा चैनलाइज भी हो पाएगा? इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नजमू साकिब साहब, राव खालिद साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि हमारे रिपोर्टर साकिब बशीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमू साकिब साहब, एक ऐसी पार्टी जिसने अपना एक इमेज बनाया, साफ चली, शफाफ चली, फिर रियासत मदीना के नारे लगाए, कितना बड़ा डेंट है ये ऐसे लीडर के ऊपर जिसने इन तमाम चीज़ों पर अपना बयानिया बनाया और फिर उसी नौयत के कन्विक्शन सामने आ गए, उसी नौयत की जुर्म में सज़ाएं दे दी गई। कितना हर्टिंग हो सकता है ये किसी भी सियासी लीडर के लिए और उसके सपोर्ट बेस के लिए? शुक्रिया रामीन। देखिए, सर्दियां भी हैं और फिर आपने जो इंट्रो दिया है तो शोएब बिन अजीज़ का वो मशहूर मारूफ शेर है, उधर से शुरू करते हैं जी कि अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, वाह, अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अब ये है कि आपने ये जो डेंट की बात की है, सोशल मीडिया की बात की है। देखिए जो सोशल मीडिया में जज्बा नजर आ रहा है ना, हमें काफी अरसे से नजर आ रहा है, वो तो मौजूद होगा, लेकिन वो इस कदर ज्यादा उसकी जो रिफ्लेक्शन है आपकी वोटिंग में होगी कि नहीं, इसके बारे में मुझे मैं थोड़ा सा मशकूक हूं इस बारे में। क्योंकि होता ये है कि एक कमरे में बैठ के चुपके से किसी कंप्यूटर पे या अपने सेल फोन पे को काम करना, को व्हाट्सएप मैसेज देना, ये कुछ और बात है। राइट। मैदान में जाके लाइन में खड़े होके आप वोट देना, ये कोई और बात है। अच्छा, फिर उसमें यह भी होता है कि आपको अपने पोलिंग स्टेशन का पता होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया की वजह से आपस में जुड़े हुए हैं, उसमें यह है कि उनको पूरी तरह से शायद पता नहीं है कि किस पोलिंग स्टेशन पे जाना है। ऐसा ना हो कि आप ऐसे पोलिंग स्टेशन पे जाएं जहां पे आपको पता लगे जी आपका तो ये वोट ही नहीं है, यहां पे तो वोट ही नहीं है, और फिर वो जो हमने हल्का बंदियां देखी उसका भी हमने ख्याल करना है। तो सबसे पहले तो ये अवेयरनेस आनी चाहिए, नंबर 1, कि सोशल मीडिया में ये नहीं हो रहा इलेक्शन, ये ग्राउंड में हो रहा है। दूसरा ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपने घर से बाहर निकल के आपने तैयार होके लाइन में खड़े होके, और उसके टाइमिंग है बाकायदा तौर पे कि कितने बजे से कितने बजे तक ये आपकी वोटिंग होगी, आपने अपने मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पे जाना। तीसरी बात इसमें यह आती है कि आमतौर पे तासुर ये है कि सोशल मीडिया जो है वो कुछ नौजवानों का काम है, उसमें कुछ नौजवान हैं। मैं तो रामीन ऐसी दादी जान को जानता हूं जिन्होंने के बाकायदा तौर पे मेरे सामने क्लिक किया और कहा कि देखो मैंने इसको जो है ना बेल आइकॉन किया है, अब मुझे इसकी आती रहेंगी रिपोर्टें। मैं एक ऐसे दादा जान को भी देखा मैंने जिन्होंने कहा कि ये कायदे आज़म की तस्वीर है, ये पाकिस्तान का परचम है। यार ये एक ही दफ़ा लाइक क्यों होता है?
मैं तो इनको बार बार लाइक करना चाहता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि आजकल पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया जो है उसमें सिर्फ नौजवान ही नहीं है, सोशल मीडिया में हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान और वो जो अधेड़ उम्र के हैं या वो लोग जो कि जवानों और बुजुर्गों के बीच में आते हैं वो भी इसमें शामिल हैं। अब देखना सिर्फ ये है कि आप उस जज्बे को जो आपका सोशल मीडिया पे नजर आता है वो आप दिखाते हैं कि नहीं। और जहां तक पीटीआई का आपने जिक्र किया, देखिए उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ये याद रखना कि ये जो कैंडिडेट है इंडिपेंडेंट जो कि आया था यानी आपका पीटीआई से, इसका जो है वो मोर है, इंतखाबी निशान दरवाज़ा है, कुर्सी है, सीढ़ी है, क्या है, और उसको याद रखना। अब ये सोशल मीडिया में तो आपने कर दिया, लेकिन ये है कि क्या आप अमली तौर पे इसका कर सकते हैं। तीसरी बात, और इस पे यानी इस वक्त ये आखिरी बात करते हैं कि आपने हौसले के साथ नताइज बर्दाश्त करने हैं। देखिए जो इस वक्त हवा चल पड़ी है, जो हमें समझ आ रही हैं चीज़ें, जो हम एनालिसिस कर सकते हैं, तज्जिया कर सकते हैं, उसमें कुछ जो है ना चिप्स अपनी अपनी जगह पे बैठते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा। पता चल रहा है कि कौन सी सियासी पार्टी को किस कदर हिस्सा बराए जुस्सा, वो कहते हैं ना कि हिस्सा बराए जुस्सा मिलेगा, और उसमें 2-3 सरप्राइजेस सिर्फ ऐसे हैं जो कि हमें मिलेंगे। मसलन ये कि यानी नवाज शरीफ बनेंगे प्राइम मिनिस्टर के नहीं, बाकी चीजें तो तय हो चुकी हैं। सीएम पंजाब का पता करना है, वो तो पता लगेगा जब होगा। मकसद ये है कि तब्दीली लाने वाले जो थे ना, जो आपने बताया, तब्दीली लाने वाले या तो जेल में हैं या फिर रूपोश हैं। लिहाजा लगता है कि सबको पुरानी तनख्वाह पे ही गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा, सही है। राव खालिद साहब, ज़ाहिर है पीटीआई वाले तो ये कहते हैं कि जी वोटर में खासा गुस्सा पाया जाता है, स्पेशली इन कन्विक्शंस के बाद जो कि बानी पीटीआई की हुई हैं। तो वो ये कहते हैं पीटीआई वाले कि ये जो एजिटेशन है या ये जो गुस्सा है वो हम 8 फरवरी को वोट वाले दिन चैनलाइज करेंगे। मगर क्या ये इतना सिंपल है? वही बात जैसे कि नजमुल साकिब साहब ने कहा कि ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या डिफरेंट हैं, क्योंकि बल्ला नहीं है, आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनके बारे में श्योरिटी नहीं है कि वो जाएंगे कहाँ पर, डाउट्स हैं उनके बारे में, फिर एक हल्के से कई उम्मीदवार खड़े हुए हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप ऑन ग्राउंड रियलिटी? ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ का तो जिक्र करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की अपनी कुछ रियलिटीज़ हैं। तो उनके साथ जिन सियासतदानों ने जीना सीख लिया है वो कामयाब सियासतदान गिने जाते हैं। जिनको जीना नहीं आया या जीना नहीं सीख रहे या ना सीख पाएंगे, तो वो तो हम देख चुके हैं। फातिमा जिन्ना से लेके जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके तो एक लंबी लाइन है। वो पाकिस्तान की रियलिटीज़ के साथ, उसके साथ एडजस्ट करना, उसके साथ चलना और उसी तरह से चलना जिस तरह पाकिस्तान के मफाद में है या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है या पाकिस्तान के लिए रिक्वायर्ड है, वो बेसिक रियलिटी ये है हमारी। ठीक है। तो हमने देखा जब रिजल्ट्स आते थे पहले, कभी तो वो होता ये था कि पीटीवी को फैक्स आता था और उनको कहा जाता था ये रिजल्ट अनाउंस कर दें, तो वो अनाउंस हो जाता था। तो उसके बाद उस पर बड़ी मॉडिफिकेशंस हुई, मुख्तलिफ तरीके आए। फिर ये हुआ कि एक गवर्नमेंट को करप्शन पे फारिग किया गया, एक इम्प्रेशन उसका क्रिएट हुआ, एक नैरेटिव जिसको हम अब बयानिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एक नैरेटिव होता था कि लोगों को ये बावर कराया जाता था और लोग ये अंडरस्टैंड करते थे कि यार इसको वापस लाने के लिए थोड़ा निकाला गया। तो वो एक वेव चेंज होती थी। फिर एक इलेक्टेबल्स का फिनोमेना आया, फिर इलेक्टेबल 60-70 आ गए जो मूव करते थे, तो जिस पार्टी की तरफ जाते थे 2008 में, 13 में और फिर 18 में हमने देखा वो मूव हुए तो वो उधर चले गए। अब एक डिफरेंट सिचुएशन है। आप तो उसका इलाज भी डिफरेंट तरीके से यकीनन होगा। वो उस सिचुएशन में हुआ ये है कि लोगों ने ये समझा कि शायद ये बड़ी ज़्यादती होगी, जो एक पार्टी को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस निकाल दिया गया और एक नैरेटिव बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, अपील किया उस नैरेटिव ने। लोगों ने कहा जी हमने तो ये पार्टी के साथ ज़्यादती हो गई है। वो चलते चलते डिले होते 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 अगर टाइमली इंतखाबात हो जाते शायद वो इतना डैमेजिंग ना होता वो नैरेटिव। अच्छा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द एक्ट्स ऑफ द डिफरेंट गवर्नमेंट्स, पीडीएम की गवर्नमेंट की अपनी नालायकी, उनकी महंगाई और बाकी जो इकदाम थे उससे
और अब आके जो है ये सारा सिलसिला जो हमारे यहाँ एक वो सुल्तान राई टाइप बंदा समझा जाता है, वो जुल्म के खिलाफ खड़ा हो गया तो फिर सुल्तान राई बल्ले बल्ले हो जाती है। मुस्तफा कुरैशी को कोई नहीं मानता, फिर चाहे मुस्तफा कुरैशी जितना मर्जी शरीफ आदमी हो, लेकिन पर्दा स्क्रीन पे विलन है तो वो फिर विलन के खिलाफ सारी कौम खड़ी हो जाती है कि हाँ जी ये जज्बा तो बहरहाल मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान की रियलिटीज़ और ग्राउंड रियलिटीज़ पे जब हम जाते हैं तो उसमें हमें देखना ये पड़ेगा, वोटर्स की तादाद बहुत बड़ी है, वो बड़ा फैक्टर है। यंग वोटर्स है बहुत ज़्यादा, और वो एक ख़ास लीडर से या पार्टी से मुतासर नज़र आता है। जो अभी तक सर्वे हैं या जो चीज़ें हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है, रिजल्ट जब आएगा तो वो उनका वोट किधर जाता है या वो वोट डालते भी या नहीं डालते। जहाँ तक वोट डालने की बात आ जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बुनियादी प्रोसेस है जिससे शुरू होता है सारा काम। आपकी जमहूरियत, आपके इंसानी हकूक़, आपके निज़ाम हुकूमत, आपके पॉलिसीज़, हर चीज़ उससे कल्बिनेट करती है। आपकी अदलिया होगी, इंसाफ का निज़ाम हो गया, आपका सेनेट हो गया, आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो गए, ये सारी चीज़ें इससे कल्बिनेट करती हैं। फिर तो ये बहुत बुनियादी प्रोसेस है जिसमें हर शहरी को पूरे भरपूर तरीके से ज़ोर शोर से शिरकत करनी चाहिए, और उसके लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की है, उसके साथ सियासतदानों की है, हमारी मीडिया के बतौर मीडिया और दानिश्वरों की है कि लोगों को बताएं कि यार ये एक ऐसी बुनियादी चीज़ है, ये आप करेंगे तो कुछ होगा। मैंने मैसेज देखे, बड़े पावरफुल मैसेजेस हैं। अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपको ये हक नहीं फिर कि आप पूछे कि हुकूमत ये क्यों नहीं कर रही और वो क्यों नहीं कर रही। आप जब वोट देंगे, फैसला करेंगे वोट दे के, फिर आप कहेंगे जी मैंने वोट दिया था तो ये क्यों नहीं हुआ, फिर तो आपका हक बनता है। अगर आप वोट नहीं दे रहे फिर आप सुकून से घर बैठे, फिर चीखना चिल्लाना नहीं है। उसके बाद आप निकले, वोट दे। इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा मेरा ख्याल है समहाउ वो और मामलों में उलझा रहा, इस पर थोड़ी सी सुस्ती होगी उनसे। पिछले 2018 के इलेक्शन मुझे याद है 2 माह पूरे कंपेन की थी उन्होंने वोटर्स के लिए, और सारा ओवरऑल सिस्टम किस तरह चलेगा, सारा वोट कैसे होगा, किस तरह होगा। अब इतना 1.5-2 करोड़ नया यंग वोटर है, उसकी अवेयरनेस के लिए अभी तक मुझे कोई बहुत ज्यादा एक्टिविटी नजर नहीं आई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ना सोशल मीडिया के ऊपर ना अदरवाइज। ठीक है, एक जनरल परसेप्शन ये आ रही है कि शायद जो पोलिंग स्टेशन पे वोटों की तादाद है वो बहुत बढ़ा दी गई है फी पोलिंग स्टेशन, और ये अब कंपेन नहीं चल रही, इससे टर्न आउट कम होने का खदशा पैदा हो गया है कि लोगों टर्न आउट शायद कम हो। कम टर्न आउट किसी सूरत हमें कह ले कि वो वारा नहीं खाता पाकिस्तान में, और जिस सूरत हाल में ये इंतखाबात हो रहे हैं उसमें जितना भरपूर टर्न आउट होगा उतनी मजबूत और बेहतरीन हुकूमत बनेगी और उतना आवाम का एतमाद उनको हासिल होगा। ठीक है, साकी भी बताएगा कि ज़ाहिर ग्राउंड में काफ़ी चैलेंजेस हैं पीटीआई वोटर के लिए, तो अब पीटीआई की जानिब से किस तरह से स्ट्रैटेजाइज किया गया है, क्या वो कोई मौसर हिकमत अमली बना पाए हैं वोटर्स को एक फ्लो चार्ट देने में, कुछ क्लैरिटी देने में कि जी ये हमारा उम्मीदवार है इस हलके से और ये इसका निशान है और इसको वोट देना है? पहली बात तो ये है कि आज 3 फरवरी है, 8 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अभी तक पीटीआई की जानिब से मुल्क भर में कोई बड़ा जलसा नहीं किया गया। उनके मुख्तलिफ हलकों में, केपी में ज़्यादा गहमा गहमी है, पंजाब में बहुत जो है वो इस किस्म की एक्टिविटी है। हर हलके में जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने तौर पर इस हवाले से कैंपेन कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, उसमें भी काफ़ी इश्यूज है, लेकिन बड़ा जलसा ना होना ये भी बड़ा जो है वो सवाल है। अब उस पीछे जो पीटीआई के जो है या उनकी जो पार्टी है, जो लीडरशिप है, उनका ये आदमी रखते हैं सामने कि हमें इजाजत नहीं मिलती, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, रोका जाता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक्टिव करने के लिए अपने कारकुन को। इसके अलावा दूसरा जो मामला है सोशल मीडिया के हवाले से कि पीटीआई ने एक ही हथियार इस्तेमाल किया है इस वक्त, और मेरा ख्याल है 8 फरवरी का इलेक्शन ये डिटरमिन करेगा कि क्या सोशल मीडिया इफेक्टिव है या नहीं है। उसकी वजह यह है कि पीटीआई ने पूरा फोकस इस वक्त सोशल मीडिया पे किया हुआ है। उनकी वेबसाइट देखें, उनकी एक वेबसाइट ब्लॉक हुई, उन्होंने दूसरी बना ली। उन्होंने वेबसाइट पे एक हर हलके में हर अपने कैंडिडेट को जिसको उन्होंने नॉमिनेट किया हुआ है उसका अलग अलग निशान जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वेबसाइट पे मौजूद हो। वो ट्विटर, फेसबुक, इसके अलावा सोशल मीडिया तमाम एप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, मतलब व्हाट्सएप
व्हाट्सएप ग्रुप्स उन्होंने बनाए हैं कि उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ही बड़े पैमाने पर वो ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक ये पैगाम पहुंचाया जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि 2018-13 में भी पीटीआई है वो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है। इस दफा बहुत बड़ा इम्तिहान इसलिए है कि उनका फोकस सोशल मीडिया पे है। यहां अंदाजा लगाएं आप कि टिकटॉक पे जलसे हो रहे हैं, मतलब टिकटॉक का जलसा होना मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक मेजॉरिटी के ये बातें खुद ये होगा कि ये जलसा होता कैसे है, मतलब ये एक सवाल होगा कि टिकटॉक पे जलसा कैसे होता है। तो पीटीआई टिकटॉक पे जलसा कर रही है, सोशल मीडिया पे ट्विटर पे वो अपनी स्पेसेस कर रही है, तो क्या ये इफेक्टिव होंगी या नहीं होंगी, बहुत बड़ा सवाल है। पीटीआई का ग्राउंड में बहुत सारे सर्वे भी हो रहे हैं, ग्राउंड में जो सर्वे हैं वो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या ये सारे यूनाइट कर सकेंगे? जो पोल डे है उसकी जो प्लानिंग है, हर हल्के में पोल डे पर हर पोलिंग स्टेशन की जो प्लानिंग है वो बहुत बड़ी उसका असर होता है। वो इफेक्टिव अगर नहीं होगी, पीटीआई का वोटर बहुत बड़े पैमाने पर भी मौजूद हुआ तो उनको यूनाइट ना किया जा सका, एक्टिव ना किया जा सका, ऑर्गेनाइज करके पोलिंग डे पर उस पोलिंग स्टेशन पर पहुंचाया ना जा सका, और इसको इन्होंने ऑर्गेनाइज ना किया हर हल्के में, जो मुश्किल नजर आ रहा है। उसकी कि जो 70 to 75% उनके वो कैंडिडेट्स हैं जो पहले इलेक्शन ही नहीं लड़ा, बाकी जो लोग जिन्होंने इलेक्शन लड़े हैं वो भी उस तरह जो है वो आवाम में नहीं गए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं हर्डल्स आज भी मौजूद हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूं तो सोशल मीडिया क्या इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, ये 8 फरवरी को प्योरली पता चलेगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी फोकस है सोशल मीडिया पर। और ये भी मेरा ये ख्याल आखिरी बात मैं करूंगा, हम इसको नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में करोड़ों मोबाइल यूजर्स हैं, हर बंदे के पास मोबाइल है, और पीटीआई के साथ जुड़े हुए जो नौजवान हैं वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल भी करते हैं और ग्राउंड पे भी वो कहीं ना कहीं नजर आते हैं और अपना पैगाम भी पहुंचाते हैं। लेकिन ये एक बड़ा इम्तिहान है, देखते हैं कि 8 फरवरी को क्या इफेक्टिव ये हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। नजमी साकिब साहब, हमने ये बात तो कर ली कि वोटर कितना टैक्स सेवी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज कितनी टैक्स सेवी है, ये भी एक डिबेट है, क्योंकि जाहिर है सोशल मीडिया के दौर में अब जबकि बूम है इस वक्त, तो ये पहले इलेक्शंस नजर आते हैं पाकिस्तान में जिसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता नजर आ रहा है सोशल मीडिया, और पीटीआई इस दौर में आगे नजर आ रही है, बहुत ज़्यादा हर जगह पे प्रेजेंस है उनकी सोशल मीडिया। बाकी पार्टीज जो है वो उतनी मुतहर्रिक सोशल मीडिया पर एटलीस्ट नजर नहीं आती। तो आपको लगता है इससे नुकसान कोई हो सकता है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए रामीन, मैंने जिस तरह पहले कहा कि ये इलेक्शन सोशल मीडिया पर नहीं हो रहा, ये हो रहा है ग्राउंड पे, और उसमें हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उन्होंने पहल की, और अब हम देख रहे हैं कि नून भी बीच में है। ये मैदान की गेम होती है, ये कॉर्नर मीटिंग का मसला होता है, ये आपने घर घर में जाके मैसेजेस देने होते हैं कि जी आइए और इस तरह से हमारा ये मंशूर है, मंशूर आप पेश करते हैं जो कि सारी पार्टीज ने किया है। अब उसमें ये कहना कि जी बाकी पार्टियां क्यों कर रही हैं, बाकी पार्टियां तो वो कर रही हैं एज वो कहते हैं ना कि डू इन रोम एज द रोमन्स डू, वो कर रही है जो कि हर पाकिस्तान के इलेक्शन में होता है। जो भूल गई है ना बातें वो वाली, वो ये है कि ये पाकिस्तान है, इसमें इलेक्शन जो आज तक हुए हैं वो किस तरीके से हुए हैं, उसमें किस तरीके से आप वोटर को अट्रैक्ट करते हैं। ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज नहीं हैं, अच्छा। जिसमें कि आपको घर बैठे आपने क्लिक कर देना है, या ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वहां से वो अपना वोट दे रहे हैं और सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। तो दूसरी पार्टियों का उनकी तवज्जो है, मैंने देखी है बहुत सारी, यानी नून की भी उनकी वेबसाइट्स हैं, पीपल्स पार्टी की भी हैं, मैंने तो जमाते इस्लामी की भी देखी हैं, मैंने तो मौलाना साहब की भी देखी है, एमक्यूएम की देखी है, लेकिन उनका फोकस उधर है जिधर के पाकिस्तान के तनाजुर में होना चाहिए। अच्छा। और वो है ग्राउंड, और उसमें हम देखते हैं अभी यानी आए ना कोई, यानी मैं जब ये देख के आया हूं पिंडी में कैसी मजेदार माहौल बना हुआ है, लोग ठीक है वो पैसे फेंक रहे हैं, कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, वहां पे बिरयानियां बनी हुई हैं, नान कुलचे वगैरह जो हैं उनका बंदोबस्त किया हुआ है। यही तो सारी हमारी अवाम, जो सोशल मीडिया वाले हैं ना जिनका फोकस सिर्फ सोशल मीडिया पे है, वो एक बुनियादी बात भूल गए हैं कि वोट उनको देना किसने है। उनको वोट किसी यूनिवर्सिटी के एमफिल के स्टूडेंट ने तो देना ही है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम सारी जो है वो पीएचडी पास नहीं है,
उनमें बरादरी सिस्टम होता है, उसमें वो कहते हैं जी ये चूंकि हमारे पास आए थे बस जी वोट इनको देना है। या फिर वो जो मोटरसाइकिलें लेके और 20-20 यानी जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं वो दे देते हैं यानी वोटिंग से एक दिन पहले कि जी ये आप रखें, ये हमारा, ये मेरा पाकिस्तान है, अब इसको कैसे चेंज करेंगे आप? लिहाजा सोशल मीडिया पे रखें, क्योंकि आपके जो वोटर्स हैं पढ़े लिखे जो हैं या जिनके पास जिनको पता है ये यानी टेक्नोलॉजी का असली मसला है, आपके अक्सर लोग जो हैं उनके पास सेल फोन तो है लेकिन आप जरा पूछे तो सही कितने लोगों को सही तरह से पता है। और ये जो कड़मास मच गया ना इंडिपेंडेंस का, यकीन कीजिए ये यानी ये पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा मसला है कि उन सबको अपने पास रखना भी है। अब उसमें और वो बंदा भी नहीं है जो कहता था जी अब घबराना नहीं है। अब ये घबराए हुए लोग जो हैं ये किसकी बात सुनेंगे, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन ये बात जो आपने की है ये बिल्कुल दुरुस्त है, सोशल मीडिया पे होना चाहिए आपका फोकस, लेकिन सारे का सारा फोकस जो है वो आपका ग्राउंड में होना चाहिए। सोशल मीडिया को यूं समझे कि 10 to 15%। ठीक है, यानी यही हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी नाज़रीन इतने इवॉल्व अभी हुए नहीं, और ज़रूरी नहीं कि जो सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा हो ऑन ग्राउंड भी उसी तरह के ऑप्टिक्स हमें नजर आए। डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन में अब सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं और तमाम पार्टियां भरपूर तरीके से अपनी अपनी कैंपेन चलाती नजर आ रही हैं। नून लीग पंजाब से 100 से ज़्यादा सीटें लेने के दावे कर रही है, मगर साथ साथ सीट एडजस्टमेंट भी करती नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ का प्लान भी एक सामने आया है, इनके तर्जुमान है रऊफ हसन साहब। उन्होंने कहा कि इंतखाबात जीतने के बाद उम्मीदवारों के लिए पार्टी ज्वाइन करना हुई तो पीटीआई के पास मुतबादिल के तौर पर 3 पार्टियां मौजूद हैं, नाम उन्होंने नहीं बताया। बहरहाल दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की नज़रें विफाक पर जमी हुई हैं और वो आज़ाद उम्मीदवारों और पीटीआई के वोटर को लुभाने की कोशिशें कर रही हैं। तो नाज़रीन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी भी जमात को ये यकीन नहीं है कि वो तने तनहा एक तगड़ी हुकूमत बना लेंगे, और अगर नहीं तो फिर किस जमात के साथ मखलूत हुकूमत बनाने के ज़्यादा आसार नज़र आ रहे हैं? इसी पर ओपिनियन जान लेते हैं अपने एनालिस्ट का। राव खालिद साहब, कौन सा इत्तेहाद होगा ऐसा आपकी नज़र में जो पाकिस्तान के तमाम मसले हल करने की सलाहियत रखता है? अच्छा, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इत्तेहाद और पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल करना। अच्छा। ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वो तो इसीलिए इत्तेहाद बनाना चाहते हैं। देखा पीडीएम से पहले पीटीआई का जी पीडीएम से पहले पीटीआई भी इत्तेहाद ही था एक तरह से। वो भी आपने देखा 2008 में पीपल्स पार्टी और नून इकट्ठे ही शुरू हुए थे, दोनों बड़ी जमातें थी, उन्होंने इकट्ठी हुकूमत शुरू की थी और जल्दी लड़ पड़े आपस में। वो उनके वो कहते पंजाबी कहते पांडे वखरे कर ले। तो वो ये इत्तेहाद बनाना, हुकूमत लेना, ये इज़ डिफरेंट ऑल टुगेदर। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपका यही है, मुल्क कैसे चलाया जाएगा। हम अगर तारीख देखें इन जमातों की, पीटीआई समेत, तो हमें अंदाज़ा होता है कि मुल्क चलाने के लिए जो रिक्वायर्ड सलाहियत और रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स, वो एक्सपर्ट्स, वो विजन, वो पॉलिसीज़ जो चाहिए हमें उस तरह से वो नज़र नहीं आई। अपने ताईं थोड़ी बहुत कोशिश की सब ने। किसी ने कहा कि जी कम्युनिकेशन नेटवर्क ठीक होगा तो मुल्क चल जाएगा, किसी ने कहा कि जी रोटी कपड़ा मकान होगा तो मुल्क ठीक चल जाएगा, किसी ने कहा जी तब नया पाकिस्तान बनेगा, इंसाफ होगा तो मुल्क ठीक चल जाएगा। लेकिन हमने देखा ये काविशें होती रहीं, किस हद तक कामयाब हुई नहीं हुई, लेकिन वो चला नहीं उस तरह से। हुकूमत बनाने की हद तक अगर हम बात करें तो उसमें यकीनन इत्तेहाद से ही बनेगी जो अभी तक की सूरत हाल नज़र आ रही है। जो ग्राउंड रियलिटीज़ की हम पहले बात कर रहे थे, पाकिस्तान की रियलिटीज़ की बात कर रहे थे, इंतखाबात का तरीक़ाकार और उसके नताइज जिस किस्म के आते हैं हमारे यहाँ, उसकी बात कर रहे थे। तो उसमें इत्तेहादी हुकूमत ही होगी। और वो इत्तेहादी हुकूमत किस तरह से होगी, इस दफ़ा थोड़ा सा उसमें एक जो तब्दीली है बुनियादी तौर पर, वो ये है कि पार्टीज़ तो लड़ ही रही हैं। एक बड़ी जमात, सबसे बड़ी ना भी हो लेकिन एक बड़ी जमात, 3 जमातों में वो इलेक्शन में उस तरह से एज अ पार्टी मौजूद नहीं है। उसके उम्मीदवार मौजूद हैं जिसको वो ओन करते हैं। उम्मीदवार मुंतखब होने के बाद उस पार्टी को ओन करते हैं नहीं करते, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। सही बात है। अगर वो नहीं ओन करते पार्टी को, वो आज़ाद उम्मीदवार किधर जाएंगे,
क्या जरदारी साहब, क्या PMLN उनको अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाएगी, क्या IPP उनको पकड़ लेगी, या कोई उनको कान से पकड़ के किसी जगह पे बिठा देगा? तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट वो है। ये पहले इलेक्शंस में इस तरह से नहीं होता था। पहले हमें पता होता था किस पार्टी के साथ इलेक्टेबल चले गए, ये पार्टी, इसके चांसेस ज़्यादा हो गए हैं, और लोग भी उसकी तरफ, वोटर भी माइल होना शुरू हो जाता था। अभी ये सूरत हाल जो बनेगी उसमें एक जो हमारा ख्वाब है और ज़रूरत है मुस्तहकम हुकूमत, वो मुझे बनती नज़र नहीं आ रही। भले कोई भी जमात हुकूमत बनाए, जितने मर्जी तजर्बाकार आ जाए, इसहाक डार साहब समेत, और मियाँ नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन जाए, वो मुस्तहकम हुकूमत नहीं होगी। क्योंकि उसमें अभी जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, आज़ाद को हम माइनस भी कर दे, वो है पीपल्स पार्टी, नून, ANP, जो PDM का एक था मिसाला सारा, वो 12 मसाले जो इकट्ठे किए थे, वो एक तो वो बनता है। उसके साथ अगर आज़ाद उसमें शामिल कर दिए जाते हैं और वो अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं फिर तो ठीक है। अगर वो बतौर आज़ाद ही रहते हैं लेकिन हमायत का ऐलान करते हैं तो वो एक मुस्तकिल दर्द सर रहेगा 24/7 हुकूमती जमात के लिए। वो उसने लेजिस्लेशन करनी है, उसने कोई पॉलिसी मेकिंग करनी है, उसने कोई और काम करना है, तो वो हर बंदा अपनी अपनी, हर आज़ाद आदमी अपनी अपनी बोली बोलेगा और अपनी अपनी बात करेगा। इस तरह जो छोटी जमातें हैं, ANP है, JUI है, BAP है, वो इत्तेहाद में होंगी, MQM इत्तेहाद में होंगी, तो वो भी हमने देखा है कि इस किस्म के इत्तेहाद जो है ना, वो हुकूमत चलने नहीं देते। वो अपने काम तो निकलवा लेते हैं शायद, लेकिन जो हुकूमत चलानी है वो बहुत एक बड़ा टास्क है, ख़ास तौर पे इस सूरत हाल में जहाँ हम पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली हम काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। इन दोनों पहलुओं पे हमें करने के लिए कि बहुत एक मुस्तहकम हुकूमत चाहिए। फिर इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद क्या सूरत हाल पैदा होती है, वो भी बहुत अहम एक सवाल होगा कि क्या हम 2014 दोबारा रिपीट होता देख रहे हैं, फिर धरने और वो चीज़ें होंगी, क्या ये मामला आगे बढ़ेंगे इस तरह से, और किस तरह से ये मामला आगे चलेंगे। तो काफ़ी बड़े चैलेंजेस है। जो भी हुकूमत होगी यकीनन उसके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे। इलेक्शन के रिजल्ट को तस्लीम करना और फिर एक मजबूत हुकूमत बनाना मेरा ख्याल है कि बहुत आसान नहीं होगा। 8 फरवरी के बाद दुआएं की जा सकती है कि अल्लाह ताला बेहतरी करे और हम सही रास्ते पे चल निकले। ठीक है। नजमुल साकिब साहब, मैट्रिक और इंटर के पेपर्स जब हम देने जाते थे, आपको याद होगा एक सेक्शन होता था उसमें चूज द बेस्ट आंसर। उस नौयत का मैं आपसे एक सवाल करूंगी, 3 ऑप्शंस आपको दूंगी, आपने उसमें से चूज करना है। कौन सा आपको लगता है बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है? 3 ऑप्शंस आपके पास, एक है पीपल्स पार्टी नून लीग, दूसरा कॉम्बिनेशन है पीपल्स पार्टी और PTI के आज़ाद उम्मीदवार, और तीसरा ऑप्शन है नून लीग और IPP। ये तो बहुत ही आसान सवाल आपने किया रामीन, और आपने अच्छा किया कि प्रोग्राम से पहले नहीं बताया, क्योंकि जवाब तो इसका इतना आसान है। देखिए, ये तीनों ऑप्शन जो है ना, ये असल में एक ही ऑप्शन है। मुझे ये बताइए, आप मंशूर तो बड़े सारी पार्टियों का, आप मंशूर बड़े सारी पार्टियों का, उसमें सही मसाइल की तरफ किसी ने तवज्जो दी है? मिसाल के तौर पे क्या पॉपुलेशन ग्रोथ पे किसी ने बात की है कि इसको हम यानी पकड़ेंगे, लोगों की तादाद बहुत हो रही है, जमीन पे बोझ बहुत पड़ रहा है, किसी ने बात की है? क्या किसी ने ये बात की है कि अमीरों से टैक्स लेंगे? क्या किसी ने बात की है कि सुपर सब्सिडीज खत्म कर देंगे? नहीं, वो बिलावल भुट्टो साहब ने जैसे कहा है ना कि मिनिस्ट्रीज कुछ खत्म करने जा रहे हैं, वो जो कि हुकूमती खजाने पर बोझ है। आपको लगता है वो ठीक स्ट्रेटजी है, उससे होगा फायदा? ये हम बहुत पहले से सुन रहे आ रहे हैं कि मैं आऊंगा, मैं जब बन जाऊंगा तो गवर्नर हाउसों पे मैंने पता नहीं ट्रैक्टर चढ़ा देने हैं और यूनिवर्सिटियों को ये कर देना है और वो कर देना है, और फिर हम देखते हैं कि वही शख्स जो है वो अपने यानी 15 किलोमीटर का फासला भी हेलीकॉप्टर पे तय करता है। आप किसकी बात कर रहे हैं? हम पाकिस्तानी हैं, हमें पता है कि बात करना, मंशूर पेश करना ये कुछ और चीज है, इलेक्शन जीत के उसके बाद मुंह मोड़ लेना और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस वक्त तक ना जाना जब तक कि नए इलेक्शन नहीं आते। तो अब आप किसकी बात कर रही हैं? देखिए, मुस्तहकम हुकूमत की जो आप बात कर रही हैं ना, उसमें यह है कि मुस्तहकम हुकूमत के लिए एक मुस्तहकम इलेक्शंस की जरूरत है। ठीक है। मुस्तहकम इलेक्शंस के लिए पार्टियों का, मुख्तलिफ पार्टियों का जो है वो सही मंशूर होना, उनका एद नस्सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पे चलने की उनकी जो है ना वो हो, ताकत हिम्मत हो, उसके लिए मुझे ये लगता है कि ये जो इस वक्त के इलेक्शन है ना, ये तगड़े इलेक्शन नहीं है, वो तो सब कह रहे हैं। अच्छा। ये तगड़े इलेक्शन कराने के लिए एक रिहर्सल समझ लीजिए। वो कब होंगे तगड़े इलेक्शन? इसमें बताया जाएगा जो नतीजे निकलेंगे,
मैं वही तो बताने लगा हूं, ये जो इसमें नतीजे निकलेंगे वो एक तरह से ट्रेंड सेट करेगा कि अगले इलेक्शन जो हैं, और चूंकि पाकिस्तान में हुकूमतें 3 साल, 3.5 साल, 2.5 साल, और ये जो पीडीएम की थी ये तो 16 महीने की थी, तो उसमें तो कोई मियाद है नहीं। 5 साल की मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत बनाने के लिए इस वक्त की जितनी सियासी जमातें हैं वो इस काबिल नहीं है कि आपस में मिल बैठ के फैसला करें कि आओ यार मुल्क की बात करते हैं, अच्छा, अवाम की बात करते हैं, ये मईशत की बात करते हैं, ये सियासी अनसर्टेनिटी जो बेयकीनी है इसको ख़त्म करते हैं, अवाम के बारे में सोचते हैं। यकीन कीजिए अगर अवाम को ये सही तरह से पता लग जाए ना कि ये जो बिजली है, ये जो पानी गैस है, ये रियासत पाकिस्तान की बुनियादी जिम्मेदारियों में से है कि उन्होंने ये तो फराहम करने हैं, और वो भी अफोर्डेबल रेट्स पे। अब वो होता क्या है, वो तरसते हैं यार बिजली तो दें जितने मर्जी पर यूनिट आप पैसे ले लें। तो ये अवाम को, चूंकि अवाम की, और फिर एक और बात कि अवाम का कोई भी मुस्तहकम हुकूमत होती है ना, कोई भी गवर्नमेंट जो कि स्ट्रांग गवर्नमेंट है, उसमें दयानतदारी का पहलू नंबर 1 होता है। नंबर 2 ये होता है कि अवाम उन पे भरोसा करती है। आप कर लीजिए एक सर्वे अपने तौर पे, अपने मोहल्ले में, गली में, किसी जगह पे भी उनसे पूछें कि जी आपने, जो मैं कर चुका हूं, कि आप किस पार्टी पे भरोसा करते हैं कि ये पार्टी अगर बरसरे इक्तदार आई तो अवाम के मसाइल हल करेगी। यकीन कीजिए मिन हैसुल कौम ये जवाब है किसी पार्टी पे भी नहीं। अच्छा, इस हालत में जब किसी पार्टी पे भी अवाम का भरोसा ना हो, उसमें फिर क्या रह जाता है, यानी ये चॉइस रह जाती है जी आप नून को दें वोट, आप एमक्यूएम को दें वोट, आप इस्लामी जमात को वोट दें। लेसर इविल की तरफ आप जाते हैं, आप स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की बजाय ढूंढते हैं इनमें से कम बुरा कौन, जाने में ही हम भलाई समझ, कम बुरा कौन है। अच्छा, एक दो बातें फटाफट। जी बिल्कुल, उसमें एक दो बातें जो मुझे इस इलेक्शन के बारे में नजर आ रही है ना, उनमें से एक पहली बात यह है कि ये कैसे इलेक्शन होंगे जिनके नतीजे अभी वोट पड़े भी नहीं और सारे लोग कह रहे हैं जी ऐसे होगा, ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा, फलाना चीफ मिनिस्टर बनेगा, इतनी जो है वो सीटें वो ले। तो मुझे जो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं मैं और साथ ही नफ्सियात का भी, मुझे ये पता है कि कोई भी इलेक्शन हो किसी किस्म का भी, उसमें कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स होते हैं, ट्विस्ट। मेरी ख्वाहिश और दुआ ये है कि जो सरप्राइज हो वो प्लेजेंट हो। सरप्राइज ऐसा ना हो कि उसमें कुछ बहुत ज्यादा हिसाब किताब ऐसे हो कि हम सर पकड़ के बैठे हुए हों, पहली बात। दूसरा ये कि आपके लाखों नाजरीन को ये बताना है जो इस वक्त इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं कि उम्मीदवार को चुनिए, पार्टी को छोड़े, क्योंकि आपके काम जिसने कराने हैं ना वो आपके उम्मीदवार ने कराने हैं, पार्टी ने नहीं कराने। नंबर दो कि मैंने सुना है कि इलेक्शन से 2 दिन पहले आपकी इंटरनेट की सर्विसेज जो हैं बावजूद सिक्योरिटी के एंगल से शायद वो यानी डिसरप्ट हो, तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि बाहर जब आप निकलें, 8 को है ना, 8 फरवरी को, तो 7 और 6 समझ लें, 6 तारीख से ये शुरू हो जाएगा, तो इसका भी आपने ख्याल करना है। तगड़े इलेक्शन, तगड़ी हुकूमत आएगी, लेकिन इस इलेक्शन और इस इलेक्शन के बाद जो आने वाली हुकूमत है वो तगड़ी नहीं हो सकती। हाँ, ये रिहर्सल है और उसके लिए बड़ा जरूरी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो कम से कम अपना किबला दुरुस्त करें, इस पावर गेम से निकलें कि हमने हुकूमत बनानी है, अवाम की तरफ देखें, उनके मसाइल की तरफ देखें। आप यकीन कीजिए किसी पार्टी को अगर अवाम को ये यकीन हो कि ये बंदा, ये बंदे, ये पार्टियां, ये जब आएंगी इस बरसरे इक्तिदार तो हमारे काम करेंगी, आपको कन्वेंसिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उनको आप पे इतना एतमाद होगा कि वो उनको एतमाद होगा, और वो अभी एतमाद जो है पाकिस्तान की सारी जमातों ने वो एतमाद अवाम से लेना है, उसके बाद देखिए कैसी खुशहाली आती है। ठीक है साकिब, आपके पास क्या खबरें हैं, कौन किसके साथ बैठेगा, क्या चमगुइयाँ हैं, क्या न्यूज़ है आपके पास? एक तो खबर वही जो अभी डिस्कस हुई कि जो आज़ाद हैं पीटीआई के, ये कहाँ जाएंगे। पीटीआई की जो लीडरशिप है आजकल, अडयाला जेल जो है वो मरकज़ बना हुआ है, तो वहाँ पे कुछ जो टॉप के लोग हैं उनसे मेरी बात हुई कि 8
से अगर तीन रोज में उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाना हो या कुछ दिन मजीद लग जाए, तो क्या आपका प्लानिंग क्या है? क्योंकि इससे कबल ये जो है वो पता चला था कि प्लानिंग ये है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं वो करवा लिए जाएं और फौरन बाद जो है वो उस पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से कोई लेके या किसी अदालत से, तो वो तमाम लोगों को एक पार्टी के नीचे इकट्ठा कर दिया जाए। तो वो मामला भी अब जो है वो लटक गया है कि उन्होंने 8 फरवरी के बाद रख दिया है। तो फिर अगला सवाल यही था कि क्या होगा? तो उसमें एक तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम सारे आज़ाद इकट्ठे करके एक किसी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, किसी भी जो पार्टीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो मेरा दूसरा सवाल ये था कि क्या आज़ाद जीतने वाले जो लीगली तो कहीं बाउंड नहीं होंगे आपसे, तो क्या वो आपके कहने पर शामिल हो जाएंगे? तो उन्होंने इसका जवाब जो है वो जाहिर उन्होंने खुलकर नहीं दिया